to see you always, dancing with you every day. If I had my own way, I'd be dancing with you every day. Beautiful, so damn beautiful, highly unusual. You are so beautiful, so damn beautiful, feeling is mutual. I want to see you always, dancing with you every day. If I had my own way, I'd be dancing with you every day. अच्छा अभी नहीं आया कोई, सुनो ना कहाँ आते हैं
पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आदरणीय पदम साहिब जी गुप्ता जो हमारे बहुत ही विशिष्ट यहाँ के सदस्य हैं, पैट्रन हैं, और उनके सहयोग को हम कभी भुला नहीं पाएंगे। इस भवन के निर्माण में बहुत अच्छा उन्होंने हमें सहयोग किया है। मैं पूरी कार्यकारिणी और भवन की तरफ से उनका यहाँ पहुँचने पर अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। पुनः मेरा निवेदन है, जो हमारे माननीय सदस्य प्रांगण से बाहर खड़े हैं, यानी कि ओपन खुले प्रांगण में खड़े हैं, उनसे निवेदन है कि वह छत के नीचे प्रांगण में आकर अपना स्थान ग्रहण करें। अभी सूचना मिली है कि 6:45 और 7 बजे के बीच में हमारे आज के जो योद्धा हैं, यानी कि जो हमारे महाकवि, वो पहुंचने वाले हैं। आपके मनोरंजन के लिए हमने भरपूर प्रयत्न किया है कि आज आप हर तरीके से अपने मन को संतुष्ट करके यहाँ से जाएं। हमारा यही ध्येय है कि आप यहाँ से पूरे खुशी खुशी आए हैं और खुशी खुशी जाए और मन भर के यहाँ से निकले। ऐसी रवि गोयल जी हमारे बीच आ चुके हैं, मैं उनका यहाँ पहुँचने पर अभिनंदन करता हूँ। हमारे सदस्य तो यहाँ लगभग आज सभी आएंगे, सभी परिवार के साथ यहाँ पे रह रहे हैं। ये कार्यकारिणी का ही प्रोग्राम आपके लिए रखा गया है। सबसे बड़ी बात कि ये भवन जिसका हम बहुत समय से इंतजार कर रहे थे कि ऐसा भवन करनाल में पेश किया जाए कि जिसकी मिसाल दूसरे लोग भी दें, और वो आज आपकी और हमारी इच्छा पूरी हुई है। अभी भी पूरा कार्य नहीं हो सका है और इसमें प्रोग्रेस दिन पे दिन हो रही है। मेरा आग्रह है सभी आने वाले बच्चों से कि एक बार अवलोकन जरूर करें भवन का, कि आपके आदरणीय अग्रणी अग्रबंधुओं ने जी जान से इस भवन को बनाने में अपना पूरा सहयोग और समय दिया है, तभी ये काम हो सका है। इतना बड़ा भवन मैं कहूँ हरियाणा तो छोड़ दो, एशिया में भी मेरा ख्याल है कि पहले नंबर पे होगा। हमारी ये इच्छा थी कि ऐसा ही भवन बने कि जिसको दूर दूर से लोग देखने आए, और वही बात यहाँ पे साबित होने जा रही है। जो भी एक बार भवन पे आता है तो उसके मुंह से निकलती है वाह। जैसे आप आजकल टीवी पे वाह वाह प्रोग्राम देखते हैं, वैसे ही यहाँ पे हर आदमी के मुंह से वाह वाह की आवाज आती है। ये हमारे शम्मी जी जिन्होंने अथक प्रश्न, हमारे पदम साहिब जी, हमारे आनंद बंसल जी जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, उन्होंने इतनी मेहनत की है इस भवन के निर्माण में कि कोई कसर किसी भी तरीके से नहीं छूटी। प्रवीण मित्तल जी हमारे बीच आ चुके हैं, हम यहाँ पहुंचने पर उनका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। डॉक्टर पी.के. सिंगला जी हमारे बीच आ चुके हैं, हम यहाँ पहुंचने पर उनका अभिनंदन करते हैं। गौतम जैन जी हमारी महिला विंग की जिला प्रधान हैं, हम यहाँ पहुंचने पर उनका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हमारे छोटे से निमंत्रण पर आप लोग यहाँ पर आते हैं तो कार्यक्रम के प्रबंधकों का हौसला इतना बुलंद हो जाता है कि मन करता है कि बार बार आपका धन्यवाद करें, क्योंकि अगर किसी भी प्रोग्राम में आपका सहयोग ना हो तो प्रोग्राम सफल हो ही नहीं सकता। इसी विषय में आपके सामने एक छोटा सा शेर रखना चाहूंगा। महक था ये आदत
जब से आप यहाँ पधारे हैं, महक उठा है ये आंगन। जब से आप यहाँ पधारे हैं, ऐसा एहसास होता है कि जन्मों से आप हमारे हैं। हास्य कवि सम्मेलन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं जहां हास्य और कविता का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। यह सम्मेलन न केवल हंसी ठिठोली का माध्यम है, बल्कि हमारे समाज की संस्कृति धरोहर को सजाने और आगे बढ़ाने का प्रयास है। आज हमारे मंच पर देश के रिनोन्ड हास्य कवि श्री सौरभ जैन सुमन और डॉक्टर अनामिका जैन नंबर उपस्थित रहेंगे, जो अपनी प्रतिभा से हमें हंसाएंगे और आनंदित करेंगे। आशा गोयल जी के लिए दो शब्द, जैसे वो ऑल इंडिया प्रेस फेडरेशन महिला विंग की जिला प्रधान है, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। वो हमारे बीच पहुंच चुकी है। गौतम जी और आशा गोयल जी साथ साथ बैठे हैं। दोनों का हम दिल की गहराइयों से यहाँ पहुंचने पर अभिनंदन और स्वागत करते हैं। तो ये सूचना हमारे यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं सतीश गुप्ता जी। हमारे भी श्रीमती सावित्री जिंदल जी आ चुकी है। सभी से निवेदन के खड़े हो और जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। महाराणा अग्रसेन जी की, महाराणा अग्रसेन जी की, सावित्री जिंदल जी का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। पूरी कार्यकर्मी की तरफ से, पूरे कन्नौज शहर की तरफ से, सभी नागरिकों की तरफ से हम यहाँ उनके पहुंचने पर अभिनंदन करते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट कम हुई है, उस तरह जोर से तालियां रहे। खुशियों के खाने के हार आ गए हैं, लगता है मेरे गले के हार आ गए हैं। कर्तन ध्वनि से जानो प्रांगण को, कर्तन ध्वनि से जानो प्रांगण को, आपकी खुशियों के सूत्रधार आ गए हैं। आप हमारी प्रेरणा स्रोत हैं। सभी से निवेदन कि आप अपना साथ ग्रहण करें।
आपके बीच श्रीमती शिवप्री जिंदल जी, जिन्होंने अभी अभी कुछ दिन पहले एक आजाद उम्मीदवार के तौर पर हरियाणा असेंबली का इलेक्शन बहुत ही मार्जिन के साथ, बहुत अच्छे से मार्जिन के साथ जीता है। ये तो उनकी एक लेटेस्ट उपलब्धि है, लेकिन इनके बारे में मेरे ख्याल हाल में कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो मिसेस जिंदल के बारे में ना जानता हो। वो हरियाणा की नहीं बल्कि पूरे एशिया में नंबर 1 की महिला ऐसी है जो सबसे अमीर है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं ज्यादा नंबर खींचते हुए अपने पॉइंट पर आता हूँ और हमारे आज के प्रोग्राम की जो शुभारंभ है वो दीप प्रज्वलित से हम शुरू करते हैं। इसके लिए मैं श्री शम्मी बंसल जी से निवेदन करूंगा कि वो आज के चीफ गेस्ट के साथ दीप प्रज्वलित की परंपरा को शुरू करें। जी, मिसेस गौतम जैन जी, महाराज जी के समक्ष दीप प्रज्वलन की प्रथा निभाई जा रही है। सभी हमारे आज के अतिथि उनका साथ दे रहे हैं। आपसे निवेदन है कि हल्की हल्की तालियों से इस हाल को गुजार के रखें। अच्छा लगता है तालियां बजने से, आप में भी जोश आता है, हमारे में भी जोश आता है। सुनील गुप्ता जी, न्यू चैन। आज के हमारे मुख्य अतिथि जी को टोकन ऑफ लव देकर इस कृतार्थ करें। साथ में पीके जैन जी, पटेल बंसल जी, संगीता को निवेदन करूंगा कि वो इस प्रोग्राम के बारे में 2 शब्द कहें। हमारे माननीय विधायक जगमोहन आनंद जी आएंगे, श्री प्रीति गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष करनाल, और यहाँ पर आए हुए हमारे जितने भी पैटर्न्स हैं, चीफ ट्रस्टीज हैं, लाइव मेंबर्स हैं और डोनर्स, लेडीज और बच्चे। आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है कि सावित्री जिंदल जी हमारे बीच पधारे हैं आज हमारी अग्रसेन जयंती के लिए। सावित्री जिंदल जी पूरे हिंदुस्तान में ऐसी महिला हैं जो संपत्ति के हिसाब से 1 नंबर पे है। वैसे वो 3 नंबर पे आते हैं और महिला होने की वजह से अगर उनका नाम लिया जाए तो वो हमारे देश के अंदर 1 नंबर पे आते हैं। आज जो हमारा ये कवि सम्मेलन है, ये कवि सम्मेलन नहीं एक हमारे लिए अग्रसेन जयंती मनाने का विषय भी है, क्योंकि हमारे महाराजा अग्रसेन जी ने अपनी विरासत को सम्मानित करने के लिए उनके जो दृष्टि थी और उनके नेतृत्व में जो भी काम हुए वो सभी लोगों से जग जाहिर है कि उन्होंने अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने संस्था के लिए, सभी के लिए काम किया।
उन्होंने समाज की नींव रखी और एक शासक की तरह सब लोगों को प्रेरणा दी कि हम एक बदलाव कर सकते हैं, सब लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं और जितने भी हमारे समाज के लोग हैं सब आपस में अगर जुड़ जाएं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे अग्रसेन महाराज जी ने हमें सहानुभूति का महत्व समझाया, समुदाय का मूल्य समझाया और एक अभिव्यक्ति की शक्ति समझाई। ये जो हमारे अंदर चीज़ है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, इसके साथ मिलकर अगर जो हम तीनों अपने इसके अंदर सहानुभूति, समुदाय का मूल्य और अभिव्यक्ति की शक्ति को समझ लें तो हम अपने समाज को कहीं भी ले जा सकते हैं। इसी चीज़ को हम आगे रखते हुए हम अगर जो अपने समाज को आगे लेके जाना चाहें तो हम सब इकट्ठे मिलकर आज इस भवन के माध्यम से, इस सब लोगों के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। आज एक कवि के शब्दों में हम सभी कहानियों से बने हैं। हमारे जीवन में ऐसे छंद हैं जो लिखे जाने का इंतजार कर रहे हैं। तो यही हमारा एक प्रेरणा है कि हम महाराजा अग्रसेन जी के को सम्मान करते हुए उनके स्वर को ऊंचा उठाएं, अपने भावनाओं को महसूस करें, अपनी रचनात्मक दृष्टि को महसूस करें, उसको चमकने दें और एक ऐसी प्रेरणा आगे मार्केट में दें, कि प्रेरणा जो समाज में दें कि हम एक स्थायी शक्ति जो हमारे व्यवहार की शक्ति है उसको हम मिल सब मिलजुल कर आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन। मुख्य अतिथि की प्रशंसा में शब्द कहे और सभी आए हुए मेहमानों का स्वागत किया। मैं इसके बाद आदरणीय डॉक्टर पीके जैन जी को निवेदन करूंगा कि वो आए और मिसेज जिंदल के लिए कुछ शब्द अपने मुखारबिन से यहाँ पेश करें। आदरणीय पीके जैन जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, महाराजा अग्रसेन की जय। मुझे आज अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि कितने महान व्यक्तित्व का परिचय देने का शौक मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज के समारोह की मुख्य अतिथि श्रीमती सावित्री जिंदल जी, जो कि हाल में हुए विधानसभा के चुनाव में प्रचंड बहुमत से हिसार विधानसभा की सीट पर निर्वाचित हुई है। वह परसों ही उन्होंने शपथ भी ग्रहण की है। आदरणीय मैडम जी प्रख्यात जिंदल ग्रुप की एमरेट्स चेयरपर्सन है। वह हमारे कुरुक्षेत्र के प्रिय सांसद जिन्होंने हर भारतीय को अपने राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का अधिकार दिलाया, श्री नवीन जिंदल की एक पूज माता जी हैं। आदरणीय योग्य श्रीमती सावित्री जिंदल जी जिंदल ग्रुप के संस्थापक व विख्यात राजनीतिक व उद्योगपति स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जी जिंदल जी की धर्मपत्नी हैं। आपका जन्म 30 मार्च 1950 को हुआ था। वह गए पूर्व में हरियाणा सरकार में मंत्री के पद पर पदासीन भी रही हैं। आप महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज व रिसर्च सोसाइटी की अध्यक्षा भी हैं। आप अपने मंत्री पद काल में उन्होंने महत्वपूर्ण विभाग जैसे रेवेन्यू, डिजास्टर मैनेजमेंट, रिहेबिलिटेशन, अर्बन लोकल बॉडीज, हाउसिंग का भलीभांति निर्माण किया था। आप समाज की सेवा में निरंतर संलग्न रहती हैं। आदरणीय मैडम जिंदल स्कूल्स व हॉस्पिटल्स की पैटर्न भी हैं। आप पूर्णतः शाकाहारी व धार्मिक पुस्तकों का निरंतर अध्ययन करती रहती हैं। यह तो आपको विदित ही होगा कि हमारे मुख्य अतिथि भारत की सबसे धनी महिलाओं में से उच्चतम स्थान पर आसीन है। ये हमारे समाज के लिए एक अत्यंत ही गौरव की बात है। आदरणीय मैडम जी जो 2 बार हिसार की विधायक चुनी गई थी, वह इन्होंने तीसरी बार निर्दलीय चुनाव 11 पत्रों से जीतकर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। आप सादा जीवन उच्च विचार का बहुत बड़ा उदाहरण है। वह इतने समृद्ध परिवार की होकर भी नितांत मृदुभाषी व सरल स्वभाव की धनी है। अब मैं आपके सम्मुख ऐसी महान हस्ती को अपने विचार व्यक्त करने के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम जी के लिए 2 शब्द। ईश्वर ने कीमती रतन गिनती के बनाए हैं। ईश्वर ने कीमती रतन गिनती के ही बनाए हैं। उन रत्नों में सबसे कीमती आप हमारे बीच आए। जोरदार तालियों से स्वागत करें।
जगमोहन आनंद जी जो कि आपके करनाल से विधायक हैं, श्री ब्रिजलाल गुप्ता जी जिलाध्यक्ष, श्री समीर बंसल जी प्रधान, श्री एस.एल. नवोडिया जी, श्री पी.के. जैन जी, श्री ब्रिज गर्ग जी, श्री रतन जैन जी, श्री प्रदीप बंसल जी, श्री जगमाल गुप्ता जी, श्री पंकज गोयल जी, श्री परम सेन गुप्ता जी, श्री मनोज अग्रवाल जी, श्री संदीप गोयल जी, आदरणीय यहाँ उपस्थित मेरे सभी प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, प्यारे बच्चों, आज इस अखिल भारतीय प्रेस महासम्मेलन द्वारा आयोजित हास्य कवि सम्मेलन में आप सभी का स्वागत व हार्दिक अभिनंदन। आप लोगों के बीच आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप सभी मेरे परिवार के सदस्य हैं। हरियाणा के पूर्व ऊर्जा मंत्री श्री ओ.पी. जिंदल जी ने आप लोगों से मेरा नाता जोड़ा था। मैं उसी रिश्ते को निभाने के लिए सदैव तत्पर हूँ। मैं आभारी हूँ कि आप लोगों के माध्यम से आज मुझे डॉक्टर रामिका जैन अम्बर और श्री सौरभ जैन सुमन जैसे देश के लिए समर्पित कवियों को सुनने का अवसर मिलेगा। मुझे उनकी ये पंक्तियाँ बहुत भाती हैं। जहाँ पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है, जहाँ मुनियों की वाणी हो वहीं उद्धार होता है। हास्य कवि सम्मेलन केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि हमारे समाज का आईना भी है। यह मंच समाज के लिए महत्वपूर्ण संदेश देता है। यह अवसर महाराजा श्री अग्रसेन जी को याद करने का है, जिन्होंने एक रुपया का सिद्धांत देकर हमें सच्चे समाजवाद की राह दिखाई। उनके आदर्श हमारे पथ प्रदर्शक है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसे कवि सम्मेलन हमें समाज में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करते हैं। इस सफल आयोजन के लिए मैं अखिल भारतीय प्रेस महासम्मेलन और प्रेस भवन चैरिटेबल ट्रस्ट करनाल को बहुत बधाई देती हूँ। आप सभी को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज और गोवर्धन पूजा की अग्रिम शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। जय महाराजा अग्रसेन जी। बहुत ही सूक्ष्म शब्दों ने मैडम ने हमारा मार्गदर्शन किया। हम जैसा हम चाह रहे थे उसी हिसाब से हमारा मार्गदर्शन हमें मिला है और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर इनकी लंबी आयु दे और स्वस्थ रखे। अब मैं निवेदन करूंगा क्योंकि मैडम जी ने कुछ ही समय में यहाँ से दिल्ली के लिए निकलना है, तो मैं अपनी एक्टिविटी टीम से निवेदन करूंगा कि पहले श्रीमती सवित्री जिंदल जी को एक छोटा सा इस प्रेस भवन चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से छोटा सा मोमेंटो उपहार देकर इनको कृतार्थ करें। आदरणीय समीर बंसल जी, प्रदीप बंसल जी, डॉक्टर पी.के. जैन जी, जगमाल गुप्ता जी, उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और मैडम को जो है एक छोटा सा उपहार भेंट देकर कृतार्थ करेंगे। जगमाल गुप्ता जी, आपसे निवेदन कि तालियों से हाथ को बजा दें। चाहते हो हमारे से दूर चले जाते हैं। हम आयोजन में कुछ ना कुछ कमी रह जाते, हमारे इस आयोजन में कुछ ना कुछ कमी जरूर रह जाती अगर हमारे मुख्य अतिथि आज हमारे बीच ना। तो मुख्य अतिथि जी ने हमारा बहुत मान सम्मान रखा है, समय बनाए हैं। हम वो शब्द कहाँ से लाए कि इनका धन्यवाद कर सके। इस उम्र में भी इतना जोश, इतना हौसला इनमें है, हमें इनसे जो है प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन में इनके
कदमों पर चलकर हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, ऐसी मैं कामना करता हूँ। जोरदार तालियां। मैं विनोद गोयल जी गैलेक्सी ग्रुप के अपनी हमारे बीच आ चुके हैं, उनका दिल की गहराइयों से यहाँ पहुंचने पर स्वागत करता हूँ। जोरदार तालियों से आप भी स्वागत करें विनोद जी का। डॉक्टर प्रदीप गोयल जी हमारे बीच आ चुके हैं, हम उनका भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हम रमेश गुप्ता जी श्री शिव शक्ति एंटरप्राइज के डायरेक्टर मालिक हमारे बीच प्रौढ़ी से आ चुके हैं, जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करें। अब हमारे सभी मुख्य अतिथि वशिष्ठ अतिथि हमारे बीच एक करके आ रहे हैं, लेकिन समय के अभाव को देखते हुए हम कार्यक्रमों को उसी हिसाब से चला रहे हैं कि जैसे जैसे हम हमारे नजदीक हमारे आज के कवि जिसके लिए आप लोग यहाँ पे अथाह संख्या में आए हैं, उनको सुनने के लिए कुछ ही मिनटों में वो आपके बीच में आएंगे। हम मैडम से रिक्वेस्ट करेंगे कि जैसे ही हमारे बीच हमारे कवि आएंगे, एक या दो हाथ को बीच लाकर हम यहाँ से आपको विदा देंगे, क्योंकि आपको बहुत दूर जाना है। हम काफी चाहेंगे क्योंकि हमें समय की बहुत गरिमा है, समय के अनुसार ही हम कार्य को चलाते हैं। हमारे बीच कुछ ही समय में हमारे आज के जो कवि हैं वो पहुंचने वाले हैं। एक बार पुनः जोरदार तालियों से पुनः आप सबका स्वागत करें। एक मैं निवेदन करूंगा श्रीमती सवित्री जिंदल जी को कि आज के हमारे अति सम्मानित अतिथि जो हमारे बीच हैं, बंसल साहब उनका नाम बोलेंगे और वो उनको जो है एक मोमेंटो देकर उनको प्रोत्साहन करेंगे। श्री विनोद गोयल जी गैलेक्सी बासमती राइस, श्री अनिल गर्ग जी अरोमा एग्रोटेक, श्री रमेश गुप्ता जी शिव शक्ति इंटरग्लोबल, श्री राज गोयल जी मनसा देवी राइस, श्री परवीन गर्ग बीडी ओवरसीज, अमन बंसल जी ओपीएस ज्वेलरी हाउस, सतीश गोयल जी जगदम्बा एग्रोटेक, प्रकाश बंसल जी ओम प्रकाश राव, पंकज गोयल जी 521 बासमती राइस, आरएल बंसल जी बंसल मोटर्स, सतपाल बंसल जी बंसल फाइन फूड, सतपाल बंसल जी बंसल फाइन फूड, पंकज गुप्ता जी एडीसी एग्रो फूड, ब्रिजभूषण गोयल जी डबल चापी बासमती राइस, ज्ञान प्रकाश गुप्ता जी करनाल मिल्क फूड, पदम सेन गुप्ता जी ओसवालपुर, पदम सेन गुप्ता जी ओसवाल ग्रुप, संजय गुप्ता जी रॉयल स्टार एग्रो, सुशील जैन जी डाइडन, कृष्ण गोयल जी मॉडर्न डेयरीज, पीके जैन जी। कृष्ण गोयल जी की जगह मैं रिक्वेस्ट करूंगा पीके जैन जी से कि वो मंच पर आए। पीके जैन जी
वो हमने उसकी पूर्ति की है। एक बार चाहूंगा कि आप जोरदार तालियों से पूरे हाल को बुझाएं। तालियां बजाने से शम्मी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि बुके देकर कलाकारों का स्वागत करें। आदरणीय शम्मी बंसल जी। शम्मी बंसल जी से निवेदन कि बुके देगी के साथ जगमोहन अगम जी हमारे अभी नवनिर्वाचित विधायक पहुंच चुके हैं, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। और शम्मी जी से निवेदन करूंगा कि बुके देकर उनका स्वागत आप करेंगे और आपसे निवेदन कि जोरदार तालियां बजाएं ताकि जरा पता लगे। श्रीमती रेणु बालाजी गुप्ता थोड़ी देर आ चुकी है, जोरदार तालियों से उनका स्वागत। मैं माफी चाहूंगा, मैं उनको देख नहीं पाया, पुनः के लिए एक बार जोरदार तालियों से फिर स्वागत करें। का नाम कविता है, शब्दों को सुरों में ढालने का नाम कविता है। वक्त रहता है जिसकी आंख में मोती सदा बनकर, उसी मोती को मन से बांचने का नाम कविता है। एक बार जितने भी लोग हैं दोनों हाथों को उठा लें, अब इन्हें तालियों में, जोरदार तालियों में तकलीफ करते हैं मेरे मन में। बहुत बहुत आपका आभार। आदरणीय संचालक महोदय, संचालक जी का नाम क्या है? विनोद गुप्ता जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। विनोद जी, आप बहुत मन के आदमी हैं और मैं मन का आदमी आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आपने मेरा और अनामिका का यहाँ पर स्वागत सम्मान कराया, नाम केवल अनामिका का बोला, बोले अनामिका और अंबर जी का स्वागत करा रहा। तो मैं समझ गया, मैंने कहा जैसे आप अगर सब्जी मंडी जाओ, सब्जी तरकारी खरीदने, सौरभ जी मैंने वो गलती को सुधार लिया है, साथ में मैंने जो है पूरा नाम लेकर आपका स्वागत किया है। आपका प्रेम है, लेकिन विश्वास मानिए मुझे तो ऐसे ही महसूस हुआ जैसे वो साथ में धनिया दे देते ना थोड़ा सा। एक श्रेष्ठ टीम आप लोगों के साथ है। मैं चाहता हूं कि पहले मैं परिचय इन कवियों का आप तक पहुंचा दूं। आज जिसे कहते हैं कि एक उपहार आप लोगों के बीच लेकर के आना, मेरी जगमोहन जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि भाई आप लोगों को आना है, ऐसे इस कार्यक्रम में पहुंचना है और केवल आप और अनामिका जी हैं। तो मैंने उनसे ये आग्रह किया, मैंने कहा कि एक और कवि जो युवावस्था का कवि है लेकिन व्यंग का रचनाकार है, हास्य का बड़ा तेवर है, जितनी उसकी आयु है आप उस आयु को हैंडपंप समझना, क्योंकि हैंडपंप केवल 2 फुट ऊपर होता है और 100 फुट नीचे होता है। तो ऐसा ही एक चैतन्यवान रचनाकार उत्कर्ष उत्तम हमारे बीच में है। मैं चाहता हूं बस जोरदार तालियां उत्कर्ष के लिए आए। डॉक्टर अनामिका जैन नंबर आपके बीच में है, उनके बारे में मुझसे ज्यादा तो विनोद जी ने बता दिया, बाकी मैं अनामिका के बारे में क्या कहूं। इस समय मैडम बैठी हुई है सावित्री देवी जी, मैं उनकी साक्षी में एक बात कहना चाहता हूं। इस समय हमारे वैश्य परिवार के लिए इससे बड़े गौरव की कोई और बात नहीं हो सकती कि आप केवल हिंदी में जाकर के कवि, हिंदी पोएट या हिंदी कवि इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो आपके समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए डॉक्टर अनामिका जैन नंबर का नाम सबसे ऊपर आता है। मैं आपका जोरदार तालियां और अब कुछ ताकत और लज्जा शेष हो तो आप लोग मेरे लिए भी बजा सकते हैं। पटका पहने हुए हैं, मुझे मफलर टाइप लग रहा है थोड़ा थोड़ा। अगर पॉसिबिलिटीज हो और इसमें आपत्ति ना हो तो आप लोग प्लीज उतार दीजिए इसको। नहीं दरअसल और कोई बात नहीं है, हम लोग दिल्ली के नजदीक रहते हैं, किसी को मफलर में देखते हैं ऐसा लगता है धरने पर बैठा हुआ है। आप लोग पहन लीजिए, सम्मान है, सम्मान। एक आनंद की बात थी, मतलब दरअसल वास्तव में मुझे तो ऐसा महसूस हुआ जैसे हम आप पार्टी के दरबार में आ गए। मैंने अब मैडम बैठी हुई, मैं सच बता रहा हूँ, आतिशी जी ने एक बड़ा काम किया। आतिशी जी ने जिस समय सत्ता संभाली दिल्ली की, तो एक जो मुख्य सिंहासन था उसके बराबर बोले आप भी धरने पे ही हो। तो मैं, उन्होंने आतिशी जी ने बड़ा काम किया, आप लोगों ने देखा होगा।
वो जो मेन कुर्सी थी सीएम वाली, वो छोड़ करके उसके बराबर में एक और रखी और ये कहा कि मैं इस सिंहासन को भगवान राम के लिए छोड़ करके खुद भरत बन करके जीना चाहती हूँ। तो मैंने उनको एक सजेशन दिया फोन पर। मैंने कहा भरत ने खड़ाऊ रखी थी, अगर आप खड़ाऊ भी ना रखे कम से कम मफलर तो रख दो। लेकिन उनकी अपना आनंद है, अपनी व्यवस्थाएं हैं। आज मैं समझता हूं कि अगर पूरे के पूरे करनाल की रीढ़ की अगर हम लोग कल्पना करें, कामना करें, तो वो रीढ़ मेरे सामने बैठी है, वो समाज मेरे सामने बैठी है जो शायद पॉइंट्स में गिनी जाती है, लेकिन इस पूरे के पूरे देश का जो कम से कम 50% टैक्स भरती है, वो समाज मेरे सामने है। मैं आपकी तालियों का घनत्व एक बार मैं चाहता हूं कि आए। आदेश हुआ मंच का, हमारे पास पहली बार शम्मी जी का फोन पहुंचा, उसके बाद पूरी की पूरी जो बागडोर थी व्यवस्था बनाने। आइए सर, आइए, आप बिल्कुल सही सब देख चल। मैं कार्यक्रम को आरंभ करना चाहता हूँ। शम्मी जी का फोन लगभग 1 महीना पहले हमारे पास आया, बोले आप लोगों को करनाल आना है। उन्होंने हमें तिथि बताई और और उसके बाद ये बात को योगेश ने संभाली। आप विश्वास मानिएगा, हाँ थोड़ा सा हट जाए और भाई साहब आप ही इसे स्थापित करके बैठ जाए। बिल्कुल आप ऐसा लग रहा है जैसे मां सीता का हरण होने वाला हो और जटायु पहले से खड़ा हुआ हो। तो स्थितियां पहुंच जाए। इधर से मैं चाहता हूं आवाज थोड़ा सा कम हो। सर विनोद जी, हाँ इनका माइक भी बंद कर दो, इन्हें छोड़ देते हो, इन्हें मनमोहन सिंह मोड पे लगा दो। हमारे बीच आदरणीय प्रीत गुप्ता जी, जिला कार्यरत प्रधान आ चुके हैं। हम उनका यहाँ मोर्चे पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों से आपका स्वागत। ऐसा अब जितने भी अतिथि आएंगे मैं संभाल लूंगा। नहीं ये वाला तो चालू है, तो वाला बंद करो। तो योगेश जी ने 1 महीना पहले बागडोर संभाली और आप विश्वास मानिए मैडम, तब से आज तक इन तीनों चारों कवियों में से एक भी अपने घर में ढंग से सो नहीं सका। भाई साहब तारीख तो याद है, भाई साहब करनाल तो याद है, भाई साहब तारीख तो याद है। दिन में 3-3 4-4 फोन, ना दिन देखी ना रात। रात में 12 बजे फोन करके पूछा और भाई साहब क्या कर रहे हो। अब रात में 12 बजे एक आदमी अपने घर में क्या कर रहा होगा। कई बार सोते से जगाया। मैं स्थितियां ये हो गई कि यहाँ छप गया करनाल। मैं 3 दिन पहले तिहाड़ जेल में था। मैं कवि सम्मेलन के लिए गया था वहां पर। बताना इसलिए जरूरी होता, आदमी सोचे वहीं से छूट के तो नहीं आना सीधा। तो वो कवि सम्मेलन आयोजित किया गया था तिहाड़ जेल में। तो जब हम लोग वहां पर पहुंचे, वीर रस का कवि, सामने चौकी बिछा दी गई आतंकवादी टूंडा की, पढ़ क्या पड़ेगा। मैं गया और मैंने डायरेक्ट उसी से संवाद शुरू किया। मैंने कहा हे आतंकवादी शिरोमणि, आप जगह जगह जाकर के बमबारी करते हैं। कभी आप अयोध्या जाते हैं, कभी अक्षरधाम जाते हैं, कभी मुंबई की चौपाटी पे जाते हैं, कभी दिल्ली संसद भवन आते हैं। एक बार करनाल भी हो आओ यार। तो जो जवाब उस आतंकवादी ने दिया, अगर घमंड और गुरूर हो कि आप लोग करनाल के रहने वाले हो, तो वो तालियां मुझे बजा करके बता देना जो उसका सम्मेलन प्रारंभ होने के लिए आवश्यक है। सुन दो लोग। उस आतंकवादी टूंडा ने कहा कि सौरभ, कहीं भी आतंकवादी हमला करने के लिए हमें एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, देयर इज अ प्रोसेस। मैंने कहा वो क्या। बोले हमारा पहला आतंकवादी जाता है और एक भीड़ भरे इलाके में साइकिल खड़ी करके आता है। उसके आधा घंटे बाद हमारा दूसरा आतंकवादी जाता है जो साइकिल में आरडीएक्स फिट करके आता है। और उसके आधा घंटे बाद हमारा तीसरा आतंकवादी जाता है जो उसमें ब्लास्ट करके आता है। बोले करनाल में हमने कई बार साइकिल खड़ी करी, आधा घंटे बाद साइकिल ही नहीं मिली। तो हम तो समझ गए काम फंसे हुए। तो ड्राइवर को वहीं बिठा दिया। मैंने कहा तू बाहर ही बैठ, पता नहीं गाड़ी भी मिलेगी वापस। लेकिन सब बहुत आनंद आने वाला है आज के इस महोत्सव में, आज के इस कार्यक्रम में। मैं चाहता हूं कि हम लोग ये कार्यक्रम विधिवत आरंभ करें और एक बहुत बड़ी शख्सियत आपके इस दरबार में मैं एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं इस मन से।
हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर ये देखते हैं कि जो बड़ा व्यक्ति आप लोग आमंत्रित करते हैं वो हमेशा मंच पर होता है, लेकिन आप लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि आपने बड़ा आदमी यहाँ कोई नहीं बुलाया, आपने वो जनप्रतिनिधि बुलाया जो जनता के बीच में बैठ करके जनता सुनने के लिए। इससे बड़ी शांति, इससे बड़ी और कोई बात हो नहीं सकती। मैं नमन करता हूँ आपकी उपस्थिति को। मैं चाहता हूँ जब विधिवत कार्यक्रम आरंभ हो, ये माइक लाल कहाँ है? माइक वाले अगर पॉसिबिलिटीज हो तो एक तो थोड़ा सा हमें मॉनिटर्स का बढ़ा दीजिए, और सामने की तरफ आवाज पूरी आ रही है? देखो पीछे तो मना कर रहे हैं नहीं आ रही। एक बार हाथ उठा के बताना कहाँ नहीं आ रही। अच्छा नहीं आ रही तो आप हाथ उठा के बता कैसे रहे हो? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ लेकिन वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हो। थोड़ी सी भैया ऐसी आवाज बढ़ा, आवाज थोड़ी सी, हाँ इसको बढ़ा दीजिए। मुझे नहीं पता कि आगे की कार्रवाई क्या है, क्रम क्या है। मुझे नहीं पता कि मैडम का उद्बोधन हुआ अभी तक कि नहीं हुआ। नहीं हो चुका, सब कुछ हो चुका है। तो बस अब तो हम ही बचे हैं होने के लिए, तो फिर हम ही हो लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि किसी भी जब शुभ कार्य का हम लोग आगाज करते हैं, उसका आरंभ करते हैं, तो अपने इष्ट को नमन करने के माध्यम से करते हैं। और जब महफिल सजी हो माँ शारदा के पुत्रों पुत्रियों की, तो ये आवश्यक हो जाता है कि मां सरस्वती का आवाहन अब सदन में किया जाए, ताकि आगे का पूरा कार्यक्रम आनंद के साथ और उत्साह के साथ चले। अनामिका जैन अंबर इस मंच पर बैठी हैं, वो अपने क्रम पर काव्य पाठ करेंगी, लेकिन मेरा मन ये है कि मां को बुलाने के लिए अगर हमारे पास सर्वश्रेष्ठ पुष्प हो उनके श्री चरणों में चढ़ाने के लिए, तो फिर मैं गोभी का फूल क्यों चढ़ाऊं? दूसरे को क्यों? मैं चाहता हूं कि डॉक्टर अनामिका जैन अंबर आए और मां सरस्वती के पावन पुनीत चरणों में वंदना प्रस्तुत करें, मंगलाचरण करें। पंक्तियां मैं देता हूं, तालियों के हस्ताक्षर आप करना कि प्रीत के दीपक जगाने आ गए हैं, आपको अपना बनाने आ गए हैं, और वंदना मिलकर करो मां शारदे की, वंदना के स्वर सजाने आ गए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। चंदन सा आदर, कुमकुम सी आस्था, पुष्प सा प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर सर्वप्रथम मां वीणा पाणी को नमन करती हूँ। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, इस पावन मंच को प्रणाम करती हूँ। कोई भी कार्यक्रम प्रारंभ हो उससे पहले हम सभी इष्ट वंदना करते हैं। मुझे इस मंच का ये सौभाग्य मिला कि मैं मंगलाचरण की इस बेला में उपस्थित हूँ। इस कार्यक्रम में अतिथिगण उपस्थित हैं और कार्यक्रम की रूपरेखा में मुझे जो आदेशित किया गया था, मां शारदे की वंदना के बाद अतिथियों के स्वागत के लिए भी कुछ शब्द कहे जाएं, तो आइए मैं मां शारदे की वंदना करती हूँ। एक छंद में सर्वप्रथम मां सरस्वती का आवाहन करती हूँ और उसके बाद जैसा मुझे आदेश हुआ है एक दो बातें करके मैं इस वंदना के इस क्रम को यहाँ संपन्न करूंगी ताकि ये कार्यक्रम प्रारंभ हो सके। मेरे साथ मां शारदे का आवाहन कीजिए। मैं एक छंद प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। पावन ज्योत जगे मन में तम दूर करो भर दो जियारो। पावन ज्योत जगे मन में तम दूर करो भर दो जियारो। जीवन के सब सार लिखे नित लेखन पाठन और निखारो। जीवन के सब सार लिखे नित लेखन पाठन और निखारो। मान तजे अभिमान तजे तज, मान तजे अभिमान तजे तज और को यह दास निहारो। मान तजे अभिमान तजे तज और को यह दास निहारो। साधक आज करे विनती अब, साधक आज करे विनती अब, साधक आज करे विनती अब। मात्र कृपा कर अनु पधारो। साधक आज करे विनती अब,
पधारो, मातृ कृपा कर आज पधारो। मेरे कर्तव्य का निर्वहन हुआ। मैं बहुत अभिभूत हूँ कि आज इस प्रांगण में आदरणीय सावित्री जी की उपस्थिति होती है और किसी भी नारी के लिए ये सौभाग्य का विषय होता है एक सशक्त नारी होना। तो मैं नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए हर्षाती हूँ कि आप नारी शक्ति के पूरे देश की नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। एक बार जोरदार तालियां, जोरदार का मतलब जोरदार तालियां उनकी उपस्थिति के लिए। हमारे भी विधायक जी बैठे हुए हैं, गुप्ता जी बैठे हुए हैं, तमाम अतिथिगण बैठे हुए हैं और मैं ये 4 पंक्तियां इनके साक्ष्य में कहना चाहती हूँ। और मैंने ऐसा सुना है, मुझे अभी पता चला है कि आप थोड़ी ही देर बैठेंगी, इसलिए मैं मेरे क्रम को तोड़ करके ये धृष्टता कर रही हूँ। मैं थोड़ी देर में अपने काव्य पाठ के क्रम में आऊंगी, लेकिन मेरा मन है कि वो पंक्तियां आपको समर्पित की जाएं जो इस मंच की आवश्यकता है। सुनना क्या होती है नारी। अब मैं चाहती हूँ कि आप सब जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, एक एक शब्द जरा जो मैंने कविता में बांधी है वो आप तक पहुंच जाए। और आप सब जानते हैं कि अनामिका सत्य बोलने के लिए जानी जाती है। लोग मुझसे कहते हैं कई बार आप बहुत अच्छा गा लेते हो, हंसाते भी हो, सब रस में कविता कर लेते हो, लेकिन कई बार अनामिका कटु हो जाते हो। क्या कारण है? पिछले दिनों राजनीति में जिस तरह की बातें मैंने की है, बेशक कटु हो जाती हूँ, लेकिन मैं 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ मैं क्यों कटु हो जाती हूँ। सुनिएगा। अब मैं चाहती हूँ कि अब तक कविताओं पर जो ताली ना आई हो वो मुझे बताई जाए कि हमें कटु क्यों होना होता है। कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। तब मैं केवल 4 पंक्तियां इस वंदना के क्रम में आपको समर्पित करना चाहती हूँ। और जितनी नारी शक्ति यहाँ उपस्थित है वो गौरवान्वित हो, और जितने पुरुष यहाँ उपस्थित हो वो इस बात पर गौरवान्वित हो कि आपके बीच एक ऐसी नारी है जिसके लिए मैं ये पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ। सुनिएगा और फिर मैं स्थान लूंगी, फिर मैं अपने काव्य पाठ के क्रम पर आपके बीच आऊंगी। कि सृष्टि के निर्माण में जो साझेदारी कर सकती है। आपकी तालियां पहले कम थी, लेकिन अब मैं चाहती हूँ हाथ खुले भरपूर। कि सृष्टि के निर्माण में जो साझेदारी कर सकती है, शिव शक्ति को, शक्ति शिव को शिवकारी कर सकती है। कि शक्ति के सृष्टि के निर्माण में जो साझेदारी कर सकती है, शिव शक्ति को, शक्ति शिव को शिवकारी कर सकती है, तो पुरुषों जैसा बनने में यूं निज मौलिकता क्यों खोना। कोई नहीं कर सकता है जो वो नारी कोई नहीं कर सकता है जो वो नारी कर सकती। मंच की ओर से आपका बहुत स्वागत है, आपका भी बहुत स्वागत है, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत श्रेष्ठ काव्य की जो पुष्प क्षेपण कहा जाता है वो डॉक्टर अनामिका जैनब ने किया। एक बार आपकी तालियां अनामिका के लिए। अभिभूत हो इतने सारे लोग एक सदन में देख करके, ये भी अग्रवाल लोग ही करा सकते हैं। जब पिछली बार बुलाया था तो मैदान में कराया था किसी कार्यक्रम और हमें मच्छर काट रहे थे, तो हमने आग्रह किया था कि भाई साहब अगली बार किसी हॉल में कराओ। हमें क्या पता था कि ये वो बनिए हैं जो अपना हॉल खुद ही बना लेंगे। तब तक ये कौतुक और कोई समाज नहीं कर सकते। बिटिया आप भी बैठ जाओ, अगर मम्मी पापा आए हैं तो आप भी बैठ जाओ। नहीं, ऐसा मैंने कई बार देखा कि बच्चों को भेज देते हैं ऐसे कार्यक्रम में, बेटा तू हुआ, हम लोग घर पे स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। बहुत शानदार उन्होंने पढ़ा। मैं माता जी एक चीज आपसे कहूँगा, बड़े मन के साथ में ये बात कह रहा हूँ। आपने राजनीति के कई प्रश्न न केवल पढ़े हैं अपितु कई प्रश्न गढ़े हैं। ये वो परिवार है जिसको हम ये भी अगर कहें कि हमारे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ में सबसे बड़ा योगदान इस परिवार का। एक ऐसा युद्ध भाई नवीन जिंदल जी ने लड़ा
जिसके कारण आज सौरभ सुमन अपनी छाती पर ये तिरंगा लगा करके आप लोगों के सामने खड़ा होने का अधिकार रखा है। ये माइक वाला कभी कहाँ से, इसे भैया एक बार सेट कर दो और थोड़ी देर घूम आओ। आदमी एक्चुअली मोदी जी ने किसी को खाली बैठने का अवसर ही नहीं दिया। वो कहते काम करते रहो, तो वो करने में लगा हुआ है। एक बार इसे सेट करो भैया, हो आओ। तो स्थितियां ये कि उन्होंने एक ऐसा बड़ा युद्ध लड़ा जिसकी वजह से आज आप किसी भी सरकारी बंगले के पास से, सरकारी इमारत के पास से निकल जाएं तो वहां पर रात के समय भी तिरंगा फहरता है, तो हमें अनुभूति होती है कि हमारे देश का तिरंगा यहाँ पर फहर रहा है। ऐसा बड़ा युद्ध उन्होंने जीता। मैं समझता हूँ एक बात कि जिस तरीके से भगवान आदिनाथ को जन्म देने के बाद मनु देवी की कोख कहीं ना कहीं पूज्य हो गई, भगवान राम को जन्म देने के बाद कौशल्या की कोख कहीं ना कहीं पूज्य हो गई, कृष्ण को जन्म देने के बाद देवकी की कोख पूज्य हो गई और भगवान महावीर को जन्म देने के बाद कृष्णा की कोख पूज्य हो गई। ऐसे ही नवीन जिंदल जी को जन्म देने के बाद अगर सावित्री जिंदल जी की भी कोख पूज्य हुई हो तो एक बार आप लोगों की तालियां उठे। वो पूरा परिवार जिस तरीके से समर्पण भाव लेकर के हमारे बीच है, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। मैं क्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। एक बड़ी सरकार आप लोगों ने बनाई। अच्छा, बनियों का अद्भुत काम है। सर आप थोड़ा अच्छे से बैठिए ना, पैर पीछे करके। नहीं ऐसा नहीं, मैं बताऊँ आपको क्या लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि सामने जिले इलाई बैठे हों और अनारकली खड़ा हुआ हो। तो मैं आपको बता रहा था, बनियों का कौतुक अगर देखना है तो क्या कौन बनिया, कौन बनिया हो जो मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट निकाल सके। और हरियाणा के बनियों ने यह बात सिद्ध किया। किस तरीके से किया? सुबह सुबह जलेबी बनवाई उनसे और शाम को पार्टी को। पूरा देश देख रहा था कि कहां तल रहे हैं जलेबी और फिर पूरे देश ने देखी कि वही जलेबी कहां आकर के बटी। ये काम भी केवल आप ही लोग कर सकते हैं। बहुत बहुत सारी बधाइयां देता हूं। मैं क्रम को बढ़ाना चाहता हूं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि हमें ऐसा नेतृत्व करने वाले दो बड़े यशस्वी नेता मिले। एक वो जिन्होंने इस पूरे के पूरे देश की कमान को संभाला हुआ है, और एक मैं आपको अपने आप से ज्यादा भाग्यशाली नहीं कहता क्योंकि मैं उस उत्तर प्रदेश से आता हूं जो आने वाले समय का प्रधानमंत्री अपने साथ लेकर चलेगा। मैं बड़े मन के साथ कहना चाहता हूं, अब कुंडली में मेरी हैं ये दोनों, तो मैं क्या करूं? मैं बहुत मन के साथ उनकी बात करता हूं। ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे देश को मिल नहीं सकता जैसा मिला हुआ। क्या गजब की दूरदृष्टि है साहब। आप लोग सब जानते हैं, पिछले दिनों जापान गए थे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी। वहां से भारत की उन्नति के लिए 88,000 करोड़ का लोन लेकर के आए। कितने का? 88,000 करोड़। कितने परसेंट पर? 0.01%, लगभग ना के बराबर। 0.01% पर 88,000 करोड़ का। कितने साल के लिए? 50 साल के लिए। और गिरवी क्या क्या है पता? गीता। अब 50 साल के बाद ना देने वाला शेष ना लेने वाला शेष, लोन तो चुकना ही नहीं है। तो वो लोग देखेंगे कि गिरवी क्या रखा था। अब जैसे वो गीता को खोलेंगे तो उसमें लिखा होगा, तू व्यर्थ की चिंता क्यों करता है, क्या लाया था जो खो गया, जो तेरा था कल किसी और का होगा और सो किसी और। तालियां वालियां हैं तो मिल करके हैं। अद्भुत आनंद आ जाने वाला है, क्योंकि प्रचुर मात्रा में आप यहाँ उपलब्ध हैं, मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि एक ठहाके से इस कवि सम्मेलन का आरंभ हो। मैं अनामिका अपनी कविताएं आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अनामिका का एक गीत इन दिनों बहुत पॉपुलर हुआ, जिसको अपनी हर सभा में हमारे माननीय योगी जी ने भी इन चुनावी सभाओं में बोला कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। आज के समारोह का समापन हम उस गीत के साथ करेंगे। तब तक ये समझ लें कि वो मंजिल है
और हम सब मील के पत्थर हैं। तो मैं पहले मील के पत्थर को आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। जिला रायबरेली से वो हमारे बीच आते हैं, उत्तर प्रदेश की धरती से वो हमारे बीच आते हैं। अनेक बार आपने उनको टीवी चैनल से आपको हंसाते हुए देखा होगा, आपको गुदगुदाते हुए देखा होगा। आयु कम है लेकिन मुझे कई पंक्तियां याद आती हैं कि छोटा हूं तो क्या हुआ। अब उठे आपकी तालियां ताकि उत्कर्ष आपके सामने अपनी उत्तम कविताएं लेकर के प्रस्तुत हो सके। पंक्तियां याद आती हैं कि छोटा हूं तो क्या हुआ। भाई साहब इधर मुंह करें। भाई साहब कहां से सुन रहे हो? मैं सोचा कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं कि छोटा हूं तो क्या हुआ जैसे आंसू एक, छोटा हूं तो क्या हुआ जैसे आंसू एक, और सागर जैसा स्वाद है मेरा तू चक्कर तो दे। एक बार जोरदार तालियां बजाएं उसका शुक्रिया। बहुत बहुत आभार भैया। आप सभी की गर्मा में उपस्थिति को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत नमन करता हूँ। और आपने मेरे सम्मान में जो जोरदार ताली बजाई है, भगवान कसम इतनी ताली मैं अकेले बजा सकता था। ऐसे नहीं, एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजाइए और लगना चाहिए करनाल में थोड़ी देर बिल्कुल मस्ती में आनंद में बैठो। आप बहुत आनंद आएगा आपको आज। माता जी मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। बिल्कुल आनंद में बैठिए थोड़ी देर। भैया ने बताया कि मैं रायबरेली से आया हूँ। अभी एक भैया मुझे लेने गए, उन्होंने पूछा उत्कर्ष कहाँ से आए हो? मैंने कहा रायबरेली से। इतना सुनते ही वो शांत हो गए। उन्होंने कहा वही रायबरेली जहाँ से जलेबी बनाई थी और तुम पकौड़े जैसे आ गए। एक बार और जोरदार ताली बजाओ और मस्ती में बैठो थोड़ी देर। आदरणीय सौरभ भैया का आदेश था कि उत्कर्ष तुम्हें आना है, इसलिए आदेशित नहीं किया हमसे बहुत प्रेम बहुत स्नेह, ऐसी कोई बात नहीं। आप हमारा चीज देखो, बिल्कुल अमित शाह जी जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अगर आप उसके बाद ताली नहीं बजाए तो 12वीं के बाद इंटर भी करा सकते हैं। एक बार और जोरदार तालियां बजाइए। बहुत बहुत आभार। चार पंक्तियों से अपनी बात शुरुआत करूंगा। बड़े मंच में बड़े लोगों की उपस्थिति है, सबकी उपस्थिति को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। एक टिप्पणी करता हूँ, मुझे आदेशित करिएगा आप लोग काव्य पाठ के लिए अपने तालियों के माध्यम से। सबने कहा उत्कर्ष तुम्हारा पेट बहुत निकल आया। जैसे आया सबने कहा उत्कर्ष तुम्हारा पेट बहुत निकल आया। मैंने कहा एयरबैग सिर्फ और सिर्फ लग्जरी कारों में ही पाया जाता है। बिल्कुल थोड़ी देर में आप तक बात बिल्कुल वजह से पहुंचेगी। मैं चार पंक्तियों से अपनी बात शुरुआत करता हूँ कि आइए जी आइए, आप सब भी आइए, आ गए हैं आप तो फिर वापस न जाइए। आ गए हैं आप तो थोड़ी देर के लिए संवेद होंगे तो ये उसको एक महोत्सव में बदलेगा कि आइए जी आइए, आप सब भी आइए, आ गए हैं आप तो फिर वापस न जाइए। आ गए हैं आप तो फिर वापस न जाइए। कष्ट जो है आपके, कष्ट जो है आपके, उनको भूल जाइए। यारो जरा जोरदार तालियां बजाइए, यारो जरा जोरदार तालियां बजाइए। आप सबको जोरदार तालियां बजाइए। तालियां बजेंगी तो खून बढ़ ही जाएगा, खून जो बढ़ेगा तो और मजा आएगा, खून जो बढ़ेगा तो और मजा आएगा। और मजा चाहिए तो खुल के मुस्कुराइए, यारो जरा जोरदार तालियां बजाइए। आप सबको जोरदार तालियां बजाइए। ऐसे ही बजाते रहिएगा सर, थोड़ी देर के लिए आनंद में मस्ती में बैठिएगा। मैं चार पंक्तियों से अपनी बात शुरुआत करूंगा। भैया लोगों को पता नहीं क्या दिखा राष्ट्रभक्ति देशभक्ति, तब भैया ने अपनी कविता लिखनी शुरू की। मुझे जब मेरी प्रेमिका छोड़कर गई तब मैं कवि बना। कुछ ना कुछ होता है किसी के साथ तब जो बनता है। मेरी प्रेमिका छोड़कर गई, मैं वो दुख 2-4-10 मिनट आपके बीच पढ़ना चाहता हूँ। आप सब बिल्कुल आनंद में सुनिएगा, मस्ती में सुनिएगा। सुनिएगा चार। साइकिल जैसी हमें पहले वो दिखती थी, चलते चलाते अब कार हो गई है वो। और जिस रस्सी पे कभी मैं कपड़े सुखाता रहा, यार मेरे बिजली का तार हो गई है वो। और अच्छा खासा कोरा कागज जिसे समझता था, यार मेरे रत्ती अखबार हो गई है वो। अच्छा खासा कोरा, चौथी पंक्ति पर बात समझ में आए तो सारा समर्थन करिएगा कि अच्छा खासा कोरा कागज जिसे समझता था, यार मेरे रत्ती अखबार हो गई है वो। और रात रात भर मुझसे ही बात
मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। आप लोग और 4 पंक्ति सुनेगा सर, मैं रखता हूँ आपको और 4 पंक्ति आगे हुआ क्या सर इसके बाद कि प्यारी प्यारी लगती है जैसे मुझको वो परी, और आंखों में वो काला चश्मा लगाए हैं, वो बाल घुंघराले लगे जैसे किसी नागिन से कसी हुई चोटी कटी तक लहराए हैं। तो जिन घनी काली जुल्फों को देख देख कर मन में हजारों ख्वाब हमने सजाए हैं। जिन घनी काली काली जुल्फों को देख कर मन में हजारों ख्वाब हमने सजाए हैं। तो उन जुल्फों पे जो फिराया हाथ हमने, तो हाथ में 50 ग्राम जुए चले आए हैं। मैं बहुत बचपन से बहुत होशियार लड़का था भैया, और मैं पढ़ने गया स्कूल में, तो मुझे मेरे अध्यापक ने कहा उत्कर्ष खड़े हो जाओ। सर मैं खड़ा हो गया। उन्होंने कहा उत्कर्ष एक मोटरसाइकिल में 13 लोगों को बिठाना है, कैसे बिठाएंगे? गणित का बहुत कठिन प्रश्न, आप सबकी हलचल थोड़ी सी बंद होगी तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम हो जाएगा। उन्होंने कहा उत्कर्ष एक मोटरसाइकिल में 13 लोगों को बिठाना है, कैसे बिठाएंगे? हमने जवाब दिया, अगर जवाब आपको समझ में आया तो सारे लोग तालियों से समर्थन करिएगा। उन्होंने कहा उत्कर्ष एक मोटरसाइकिल में 13 लोगों को बिठाना है, कैसे बिठाएंगे? हमने कहा सर 2 छक्के बिठाओ और आप मोटरसाइकिल चलाओ। अगर आप में तो आपको समझ में आया तो बस जोरदार तालियां हो जाए। ये मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ उत्कर्ष का, ये जो कोलाहल है योगेश जी, मैं एक निवेदन करूंगा, है क्या कि ये ना हॉल है, इसमें अगर सामने जरा भी डिस्टरबेंस आएगा तो वो दूर तक बाधित कर रहा है। मैं निवेदन करता हूँ एक बार आप सबको ना, योगेश जी थोड़ा सा संभाल लें, वो सबको जरा एक बार आप बोल दीजिए कि आवाज ना करें। आप लोग बहुत निकट हैं और निकट में आवाज होती है तो मंच पर आती है, आप बोल के चुप कराएंगे। सभी महानुभावों से हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया शांति से सुने। जितनी शांति आप देंगे उससे ज्यादा आनंद आप प्राप्त करेंगे। पुनः आपसे निवेदन, और खास तौर से मेरे पीछे जो लोग खड़े हैं, चाहे वो सिक्योरिटी है, चाहे वो पत्रकार है, कोई भी है, उनसे मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि कृपया शांत रहें और प्रोग्राम का आनंद लें। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। अब तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा, सर ने बोल दिया है। अच्छा यहाँ सर क्या, यहाँ जब मैं आया सर तो यहाँ के बच्चे भी बहुत होशियार हैं। मैं अभी बाहर आया तो 2 लड़के आपस में लड़ाई कर रहे थे। एक ने कहा मेरे पिताजी नाली में कूदते थे तो नहर से निकल आते थे। दूसरे ने कहा मेरे पिताजी नहर में कूदते थे तो समुद्र में निकल आते थे। तीसरे ने कहा मेरे पिताजी समुद्र में कूदते थे तो हिंद महासागर में निकल आते थे। हम वहां खड़े थे, हमने कहा इसमें आप लोगों के पिताजी कोई कमाल नहीं करते, कमाल तो हमारे पिताजी करते हैं। उन्होंने कहा तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? हमने कहा हमारे पिताजी पानी की टंकी में कूदकर टोटी से निकल आते हैं। पर जोरदार तालियां बजाओ। कि संग संग रहूंगा तेरे सदाचार की तरह। प्रेम होता है और प्रेम में एक सवाल पूछा जाता है, मुझसे कितना प्रेम करते हो? बड़े लोगों को बस्ती में 2-4 पंक्तियां आपके बीच पढ़ता हूं और अपना स्थान लेता हूं, भैया को बात बुलाता हूं। कि संग संग रहूंगा तेरे सदाचार की तरह, खाने में रहूंगा तेरे अचार की तरह। सरकार की तरह तू चाहे जितना बदल ले, सरकार की तरह तू चाहे जितना बदल ले, पर मैं भी संग रहूंगा भ्रष्टाचार की तरह। और मेरे भी साथ यार एक कमाल हो गया, दिल के इलाके में मेरे बवाल हो गया। एक दिन ये प्रेमिका ने कहा बबीता सी हूँ, एक दिन ये प्रेमिका ने कहा बबीता सी हूँ, बस उसी दिन से मैं भी जेठालाल हो गया। अब मैं आदरणीय सौरभ जैन सुमन भैया को माइक तक बुलाता हूँ। आप एक बार दोनों हाथ पर उठा के जोरदार तालियां बजाइए। और सौरभ भैया प्रिय उत्कर्ष ने मुझे उठाया, ईश्वर तरक्की दे, उन्नति दे। एक बार आपकी तालियां आ जाए तो मैं भी आ रही। बड़े मन के साथ आप लोग सुन रहे हैं। बाबूजी जो महरून कुर्ते में, एक बार बस आप खड़े हुए, एक बार आप ताली नहीं बजा रहे।
अच्छा ये बताओ आपने कब से नहीं बने? शुरू से? बस कृपा वहीं अटकी हुई है। टेलीविजन में बाबा जी कितने प्रकार के बाबा जी आपको देखो, वो कृपा यहाँ है, कृपा वहाँ है। अच्छा हम लोग दिल्ली के नजदीक रहते हैं साहब, दिल्ली में पिछले दिनों एक बाबा जी आए, दीपावली के दिन थे आजकल की तरह, तो उनका मन हुआ कि मैं देख कर के आऊं कि दीपावली में दिल्ली सजाई कैसे जाती है। 4 चेले पकड़े, चेले पीछे पीछे बाबा जी आप मैं उन आने वाले सज्जनों से निवेदन करूंगा कि कुर्सियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, हमारे स्टेप सारे खाली पड़े हैं, कृपया वहां बैठे, बहुत आराम मिलेगा और प्रोग्राम का आनंद लें। धन्यवाद। माइक वाला ये उठा के ले जाओ। बहुत, हाँ आप लोग बालकनी में बैठ के फिल्म का आनंद लें। हाँ ये तो सब डीसी वाले हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि वो बाबा जी वाली बात, बाबा जी का मन किया कि मैं देखूं दिल्ली कैसे सजाई जाती है। चेले पकड़े, चेले पीछे पीछे, बाबा जी आगे आगे देख रहे थे, चारों तरफ झालरें लगी हुई हैं, दीप जले हुए हैं, आनंद का उत्सव उन्हें दिखाई दे रहा था। लेकिन बीच में एक घर ऐसा आया जिसमें ना किसी प्रकार का कोई दीप प्रज्वलित था, ना किसी प्रकार की कोई झालर लगी हुई थी। तो बाबा जी ने कहा कि ये लोग पर्व नहीं मना रहे क्या? चेलों ने कहा स्वामी जी हमें नहीं पता, आप स्वयं देख लें। बाबा जी उस घर के अंदर प्रविष्ट हुए तो देखा कि एक दंपति, एक पति और एक पत्नी ऐसे ही गमगीन अवस्था में बैठे हैं जैसे बाबूजी बैठे हुए। उनसे पूछा आप लोग पर्व क्यों नहीं मना रहे? बोले जी हमारे विवाह को 10 वर्ष हो गए हैं और इन 10 वर्षों में हमारे यहाँ कोई संतान पैदा नहीं हुई, हम लोग पर्व मनाएं तो मनाएं किसके लिए? बाबा जी ने कहा इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैं बद्रीनाथ जा रहा हूं, आपके नाम का एक दिया बद्रीनाथ में जलाऊंगा, अगर अनुकंपा हुई, कृपा हुई तो आपके घर भी किलकारियां जन्म लेंगी। साहब ये कहकर के बाबा जी वहां से चले गए। 10 साल के बाद बाबा जी का पुनर्आगमन दिल्ली में हुआ तो मन में जिज्ञासा जागी कि जाकर के देख करके आऊं कि कुछ हुआ कि नहीं हुआ। बाबा जी उस घर के बाहर पहुंचे तो देखा कि 10-12 बच्चे खेल रहे हैं। एक बच्चे से उन्होंने पूछा बेटा यहाँ घर था, वहां बच्चे नहीं थे। बोला हम पे टाइम नहीं है, मम्मी अंदर उनसे पूछो। बाबा जी अंदर गए, देखा एक महिला आटा गूंथ रही है बहुत सारा, देखते ही पहचान गई, चरण छुए बाबा जी, अनुकंपा हो गई, कृपा हो गई, किलकारियों ने जन्म ले लिया। बाबा जी ने पूछा कितने बच्चे हो गए? बोले जी 12। बोले 10 साल में 12? बोले हाँ जी 2 बार जुड़वा हो गए। बोले अच्छा ही बताओ तुम्हारे पति कहाँ हैं? बोले जी बद्रीनाथ गए हैं। बोले क्यों? बोले जी दिया बुझाने। तालियां आपकी कमजोर हैं। मैं देखिए अभी भी वो चीज नहीं मिली जो हमें स्टार्ट करने के लिए आवश्यक होती है। मैं नहीं चाहता मैं बाबूजी की तरह और किसी को खड़ा करूं। अगर नहीं होना चाहते तो एक बार पूरा सदन दोनों हाथ उठा करके बता दे मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। पंक्तियां मैं पढ़ता सुनना कि काई के हर हरे दाग को धो रहा है, काई के हर हरे दाग को धो रहा है, काई के हर हरे दाग को धो रहा है, देश मेरा फिर से भगवा हो रहा है, देश मेरा फिर से भगवा हो रहा है, देश मेरा फिर से भगवा हो रहा है। मैं हमारे बीच में जो बड़ी महनीय उपस्थिति थी वो उस महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की जो आप सबकी अपनी हैं, जो आज भी आपको उतना दुलार देती हैं। जब उन्होंने राजनीति में पहला कदम रखा उस समय से आज तक वो आपके लिए लड़ रही हैं, वो सावित्री जी हमारे मध्य से प्रस्थान करना चाहती है। मैं चाहता हूं उनकी उपस्थिति के लिए एक बार आपकी तालियां आ जाएं और उनको विदाई आपकी तालियों के बीच में मिले। आगे से काफी मैदान खाली करेंगे, जिसको आगे आके बैठना बैठ लो और आए तो उसकी तरफ देखना ही मत। आइए आइए बैठे, आइए आइए बैठे। मुख्य अतिथि की कुर्सी भी खाली है आगे। मैंने पूछा भाई साहब से, योगेश जी से, मैंने कहा भाई साहब ये अतिथि देवो भव की परंपरा आप लोग मानते हैं, इसका मतलब क्या है अतिथि देवो भव? बोले हम बस उसी को अतिथि बनाते हैं जो देवो भव। हम समझ गए, मैंने कहा आज तो काफी सारे अतिथि यहाँ पर हैं। बाहर आए तो बहुत बड़ा सामने होर्डिंग लगा हुआ है जिसमें बहुत सारे फोटो हैं। मैंने पूछा हमारे अध्यक्ष से, मैंने कहा अध्यक्ष जी इतने सारे फोटो किस लिए?
अब रहने दो, जो उन्होंने बताया वो आप नहीं सब पूछ रहे हो। ले सामने कितने भी विघटन हो, कितनी भी बुरी स्थितियां हो, हमारी समाज, आपने कभी भी पूरे के पूरे देश में कोई भी भिखारी हुआ हो या आगे होगा, लेकिन आपने कभी किसी अग्रवाल को भीख मांगते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि हमारी समाज हम के लिए काम करना है। इतनी सारी संस्थाएं हैं, इतने सारे उपक्रम हैं, किसी को किसी भी चीज की आवश्यकता होती है। पैंडेमिक में मैंने देखा, पूरे के पूरे कोरोना काल में, बाबू जी आप भी बैठ जाए, बाबू जी वो किसी और काम के लिए आए थे, आज तक समझने में मन नहीं लग रहा, बैठिए ना आप। देखिए जो लोग खड़े हैं, अब ये ना 3-4 बार हम लोग माहौल बना चुके। अच्छा, जो अतिथि हमारे सामने है, एक बार हाथ उठा के बताया अतिथि कौन कौन है? नहीं, जो मतलब बड़े वाले हैं। मैं अब आप लोगों से आग्रह करूंगा कि अब जाइएगा मत, बीच में से कोई उठता है, बड़ी दिक्कत होती है हम लोगों को। आपके यहाँ का तो नहीं पता, हमारे यहाँ तो 13 दिन का शो हो जाता है भाई साहब, बड़ी परेशानी होती है। मैं चाहता हूँ कि एक बार आपकी तालियां आए तो मैं दोबारा से आरंभ करने की कोशिश करता हूँ। मुझे वो क्या देना, तालियां क्यों हम लोग आपसे कहते हैं कि आप लोग तालियां बजाएं, आप लोग तालियां बजाएं। मुझे एक बहुत प्यारी घटना याद आती है। कृष्ण जब बाल्यावस्था में थे, जब छोटे थे, तब उन्होंने देखा कि क्या कारण है, मैं जब जब माखन खाने जाता हूँ, माखन चुराने जाता हूँ, माँ यशोदा को पता चल जाता है और वो आकर के मुझे पकड़ती है, मुझे दंडित करती हैं। उन्होंने पूरी की पूरी घटना का सर्वेक्षण किया और ये जाना कि माँ ने चतुराई वश कुछ घंटियां उस छीके से बांध दी हैं जिस छीके में मक्खन की मटकी रखी जाती थी। कृष्ण जब जब जाते थे वो छीका हिलता था, मटकी हिलती थी, घंटियां हिलती थी, जिनका स्वर माँ के कानों में आता और माँ आकर के कान्हा को पकड़ती, उनको दंडित करती। कृष्ण उन तमाम घंटियों के सम्मुख गए और बोले कि मैं 3 लोक का नाथ कृष्ण तुमको ये आदेश देता हूं कि जब मैं माखन चुराने आऊं तब तुम बचना। आश्चर्य की बात दोस्तों ये थी कि उन घंटियों ने मौन धारण कर लिया। कृष्ण अपने तमाम बाल सखाओं के साथ उस कमरे में प्रविष्ट हुए। एक तीव्र हवा का झोंका आया, छीका हिला, मटकी हिली, घंटियां हिली, लेकिन कोई स्वर उत्पन्न नहीं हुआ। कृष्ण ने अपने मित्रों की पैड़ बनाई, स्वयं ऊपर चढ़े, अपना स्पर्श किया, घंटियां नहीं बोली। कृष्ण ने मटकी का मर्दन किया, चारों तरफ छिटक कर फैल गया माखन, लेकिन कोई स्वर उत्पन्न नहीं हुआ। अंत में कृष्ण ने माखन उठाया और अपने अधरों से लगाया। अधरों से माखन का लगना था कि घंटियां जोर जोर से बजने लगी। मां यशोदा आई और कान्हा को पकड़ लिया, एक खंबे से बांध दिया गया कान्हा को। कान्हा प्रश्नवाचक मुद्रा में आई, उन घंटियों की ओर निहारते हुए बोले, मैंने तुम्हें मना किया था, तुम बजना मत, तुम क्यों बजी? तब बड़ी विनम्रता के साथ उन घंटियों ने उत्तर दिया, बोले नाथ आपके आदेश की अवहेलना करें, ऐसा हम घंटियों के वश में कहा। आप इस कमरे में प्रविष्ट हुए, एक तीव्र हवा का झोंका आया, मेरे बदन को छुआ, मैं बजना चाहती थी, मैं नहीं बजी। आपने आकर के अपना स्पर्श मुझे दिया, मैं बोलना चाहती थी, मैं नहीं बोली। आपने मटकी फोड़ी, मेरा अंतस्त्रक कांप गया, लेकिन मैंने मेरे होठ नहीं खोले। लेकिन नाथ, जब 3 लोग का नाथ स्वयं भोग लगाए तो ऐसे कैसे हो सकता है मैं मौन धारण कर लूं? आपके सम्मान में बजना चाहिए। आप लोगों के सामने कोई कवि आए, अपने मन के उद्गार आप तक पहुंचाए और आपके हाथ के मौन धारण कर ले, तो हमारे अंतस को चोट पहुंचती है। एक बार करनाल आश्वस्त कर दे। धन्यवाद। मैं अब आरंभ करना चाहता हूँ। ये बाबूजी आपका इस समय किसका फोन आ रहा है बार बार? रात के इस पहर में केवल 2 ही लोगों के फोन आते हैं, एक उधार वाले का और एक जुगाड़ वाले। ये बनिए हैं, उधार वाले तो हो नहीं सकते। कि ज्ञान वापी से, कुतुब से, ताज से, वो एक बात कहते हैं साहब कि सिवा अल्लाह की मर्जी के, सिवा खुदा की रजा के, इस कायनात में कोई भी चीज संभव नहीं। पत्ता भी नहीं हिल सकता अगर इसमें खुदा की इच्छा ना हो। सौरभ सुमन भी यही मानता है।
कि सिवा अल्लाह की मर्जी के, सिवा खुदा की रजा के कुछ नहीं हो सकता। मैं सिद्ध करता हूं और आप लोगों को लगे कि सौरभ ने सिद्ध सही कर दिया तो मुझे वो तालियां देना जो मुझे आरंभ करने के लिए आवश्यक हैं। कि ज्ञान वापी से, कुतुब से, ताज से अयोध्या खुदी, राम निकले, मथुरा खुदी, कृष्ण निकले, ज्ञानवापी काशी खुदी, महादेव प्रकट हुए। जिस दिन कुतुब मीनार खुद गया उस दिन आदिनाथ प्रकट होंगे। इस बात की स्वागत कल्पना करता है। और छोड़ो साहब, छोड़ो जमीनों को खोदना, अपनी नस्लें खोद लेना, वहां भी हमारे पुरखे मिलेंगे। इस बात की कल्पना करता हूं। मैं सच बोलता हूं, इस ताली में जाने की बात नहीं है, ये सिद्ध कर चुके हैं पहले लोग। बेटा चाहे अमर हो, चाहे अकबर हो, चाहे एंथनी, बाप सबका किशन लाल होता है। ये बात आप सबने देखी है। तालियां आए, लगना चाहिए कि आप लोग समझ रहे हैं। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनना। आइए सर बैठिए। कि ज्ञान वापी से, कुतुब से, ताज से, ज्ञान वापी से, कुतुब से, ताज से, भाव भीनी वो विदाई चाहता है। कि ज्ञान वापी से, मुझे लगना चाहिए कि मैं हरियाणा में हूं। कि ज्ञान वापी से, कुतुब से, ताज से, भाव भीनी वो विदाई चाहता है। जानता है सत्य शायद इसलिए अब खुदा भी बस खुदाई चाहता है। तालियां एक बार मुझे मिलकर के मिले। आपको आज कुछ भी नहीं करना, सिर्फ तालियां बजानी। और मैं एक चीज बताऊं, शोले पिक्चर किस किसने देखी, एक बार हाथ उठा करके बताओ। फिर भी नहीं बजा रहे आप। उसमें डायलॉग था, जब तक बसंती के पांव चलते रहेंगे तब तक इसकी सांसें चलती रहेंगी। बस आप ये समझ लीजिए कि मैं वो वीरू हूं जो बंधा हुआ और आप सब बसंती हैं। जब तक आपकी तालियां बजती रहेंगी सौरभ अपनी कविता आप तक पहुंचाता रहेगा। मुझे एक बार आश्वासन दे, बताओ सुनना। कि यूं शेरों की मांद में आकर डर फैलाने की, यूं शेरों की मांद में आकर डर फैलाने की, गीदड़ की औकात कहां थी आंख दिखाने की। पिछली गवर्नमेंट के समय 2 बड़े आतंकवादियों को सजाए मौत दी गई थी, एक अफजल को और दूसरा कसाब को। रात के पहर में दोनों को लटकाया गया। सुबह सुबह न्यूज फ्लैश होती है, आज हम लोगों ने अफजल को लटका दिया है, आज कसाब को फांसी के फंदे पर लटकाया गया। रातों रात फाइल सेट डाली। अच्छा, ऐसा दिखाते मीडिया वाले, इतने बजे उठे, इतने बजे नहाए धोए, इतने बजे नमाज अता की, इतने बजे लटक गए। मुझे ये नहीं समझ में आया, आप किसी वीर पुरुष की वीर गति की बात कर रहे हो या एक आतंकवादी के मृत्यु दंड की बात कर रहे हो, वो कहानी हमें बता दे। उस समय के एक बड़े मंत्री मिले एक कार्यक्रम में, मुझे मैंने पूछा, सर क्या कारण है रातों रात फाइल सटा देते हो, जनता को नहीं बताया जाता कि फलां तारीख को फलां समय उस आतंकवादी को मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि सौरभ भाई, अगर हम लोग ये बात डिस्क्लोज कर देंगे कि फलां तारीख को उस आतंकवादी को मारा जाएगा तो लोग कैंडल मार्च निकालेंगे, हमारे जो संस्था है, हमारा जो दल है, उसका वो लोग विरोध करेंगे और हम नहीं चाहते कि जनता हमारा किसी भी प्रकार से कोई विद्रोह करे, विरोध करे। अंतर मन कहीं ना कहीं कुंठित हुआ था, आह निकली थी कि काश हिंदुस्तान के सिंहासन पर कोई ऐसा शेर आकर के बैठे जो एक बार हिंदुस्तान में दहाड़े तो कलेजे बाहर वालों के कांपने लगे। वो सपना हम लोगों ने पूरा होते हुए देखा, तब ये बात कहने की हिम्मत और कोशिश करता हूँ। अब मैं दावा करता हूँ कि रोक सको तो रोकना तालियां। मैं दावे की पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूँ, सुनना। कि यूं शेरों की मांग में आकर डर फैलाने की, यूं शेरों की मांग में आकर डर फैलाने की, गीदड़ की औकात कहां थी आंख दिखाने की। कि यूं शेरों की मांग में आकर डर फैलाने की, गीदड़ की औकात कहां थी आंख दिखाने की। यदि अफजल को लाल किले पर हमने टांग दिया होता, किस कसाब में हिम्मत थी फिर भारत आने की। किस कसाब में हिम्मत थी फिर भारत आने की। 4 पंक्तियां ऐसी गोत्र की और देता हूं, सुनना। ये आगे आप सब लोग बड़े महनीय लोग बैठे हैं,
मैं जानता हूँ कि वीआईपी से बड़ा मुश्किल है तालियां बजवाना। नहीं, मैं घटना मैं बताता हूँ। एक कार्यक्रम में हम लोग गए तो मेरे बिल्कुल सामने सोफे पर वीआईपी बैठे हुए थे, वो ताली नहीं बजा रहे थे। एक एक करके सारे कवि आए, कविता पढ़ करके जाते रहे, उन्होंने ताली नहीं बजाई। मैं भी आया, मेरा क्रम आया, मैंने उनसे मन से पूछा, मैंने कहा सर सब तालियां बजा रहे हैं, आप ताली क्यों नहीं बजा रहे? बोले मैं बड़ा आदमी हूँ, मैंने ताली बजाने वाले रखे हुए। बहुत अच्छी बात है। बस कार्यक्रम खत्म हुआ, बाद में भोजन की व्यवस्था थी तो वो कुर्सी पर बैठे हुए थे। मैंने सर सब लोग खाना वाना खा रहे हैं, आप भी लगा लीजिए। बोले नहीं मैं बड़ा आदमी हूँ, मैंने लाने वाले रखे हुए हैं। बहुत बढ़िया बात है। पिछले दिनों उनका विवाह हुआ, रास्ते में मिले, मैंने कहा हनीमून पे नहीं गए? उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा मैं बाद में जाऊंगा। तो अगर कोई वीआईपी हो तो मैं कहता नहीं, वरना आप तालियां कि पकड़ पकड़ कर जेल में डाले, किस नीति मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? पंक्तियां सुने कि पकड़ पकड़ कर जेल में डाले, किस नीति के अंतर्गत? अगर पूरे के पूरे भारत से भारत की रीढ़ को हटा दिया जाए, यानी कि वैश्य समाज को हटा दिया जाए, तो मैं पूछता हूं कि हम लोग किस पायदान पर खड़े होंगे? ये सब आप लोग भी जानते हैं। आप लोगों के सामने एक बात कहने की हिम्मत करता सौरभ सुमन, 10 आतंकवादियों ने हमला किया था, केवल 10 आतंकवादियों ने मुंबई में। 9 को हमारी खाकी ने वहीं पर खाक में मिला दिया था। एक बचा था कसाब, दामाद बना करके रखा गया साहब, उसको बिरयानी और न जाने उसको क्या क्या रोज खिलाया जाता था। यहां तक की स्थिति आ गई कि विश्व में पहला रिकॉर्ड हमारे भारत ने बनाया, किसी आतंकवादी को न्याय दिलाने के लिए न केवल कोई वकील बड़ा खड़ा हुआ, अपितु रात में 2:30 बजे पहली बार विश्व की किसी सुप्रीम कोर्ट ने अपने दरवाजे खोल करके न्याय दिया। ऐसा पूरे भारत में, पूरे विश्व में कहीं पहले कभी घटित नहीं हुआ। और साफ शर्म की बात तो ये है कि हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय केजरीवाल जी उनके पक्ष में खड़े हो गए, बोले इनकी फांसी रोक दीजिए, इनके भी परिवार वाले हैं, फांसी रोक दो, फांसी रोक दो, फांसी रोक दो। अपनी खांसी तो रुक नहीं रही थी, फांसी रोक दो। सौरभ प्रश्न के साथ उत्तर देता है और आपको लगे कि सही है, तब आप लोग अपनी मोहर लगाना, पंक्तियां पढ़ता हूं सुनना कि पकड़ पकड़ कर जेल में डाले किस नीति के अंतर्गत? पकड़ पकड़ कर जेल में डाले किस नीति के अंतर्गत? हत्यारों की फांसी डाले किस नीति के अंतर्गत? कि हत्यारों की फांसी डाले किस नीति के अंतर्गत? भारत माता तन घायल है, जिनके पहले दांतों से उन कुत्तों को घर में पाले किस नीति के अंतर्गत? इस स्तोत्र की 4 और पंक्तियां देता हूं, फिर उसके बाद जैसा आप लोग आज्ञा करेंगे। हम आज केवल 2 ही है सुनाने वाले। और मैं एक और चीज बोलूं, वाकई बने तो हम भी हैं, लेकिन इतने वाले इतने जबरदस्त वाले नहीं है जितने वाले आपके और मेरे गांव वाले संस्था वाले हैं। इन्होंने जब हमें तय किया, पहले योगेश जी ने हमसे बोला, बोले सौरभ भाई थोड़ा सा बजट कम है। अच्छा, इस बात पर तो आप भी विश्वास नहीं कर सकते। मैंने कहा एक आधा और पकड़ लो। बोले नहीं, हमारी संस्था ऐसे नहीं कलेक्ट करती है, वो थोड़ा सा मामला दूसरा है, ऐसा है वैसा है। मैं समझ गया, मैंने कहा कि क्या हो रहा। मैंने कहा चलो जी आप बताओ कितने दोगे? बोले इतने देंगे। मैंने कहा जी इतने में तो टीम नहीं आती। बोले नहीं नहीं, आप तो 2 आ जाओ, बाकी के हम कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है जी, मैंने उन्हें सहर्ष स्वीकृति दी। मैंने कहा जी हम 2 आ जाएंगे। यहाँ आए तो पता चला कि 2 ही आए हैं। मैंने कहा कितनी देर कार्यक्रम चल रहा है? बोले कभी सम्मेलन जितना। तो हम समझ गए। मैंने कहा हम वो गन्ने से रस निचोड़ते हुए देखा आपने? पहले गन्ने को डाला जाता मशीन, वो झरझर करके बरसता, फिर उसको फोल्ड करके लगाते हैं, उसमें जो बचा कुचा होता है तब निकल जाता है। फिर जब उसमें फुक्कस बचती है, कुछ नहीं बचता, तो उसमें नींबू लगाया जाता है। बस आज हम लोग उसी क्रम में हैं कि जब हमारा गन्ना खत्म होगा तो हम फोल्ड करके दोबारा आएंगे।
एक एक करके अपनी कविताएं सुनाएंगे। ये भाई साहब मेहनत मैं कर रहा हूँ, बड़ा गड़बड़। 4 पंक्तियां सुना करके स्थान लेता हूँ, अनामिका आएंगी, फिर उसके बाद देखते हैं जैसा भी होगा। पंक्तियां पहुंच जाए आप लोगों तक कि राष्ट्रभक्ति के पृष्ठों से तुम नाम भले हटवा देना। लोग कहते हैं कि सौरभ तुम दल विशेष के पक्ष में पढ़ते हो। अध्यक्ष जी, मैं दल विशेष के पक्ष में कभी नहीं पढ़ता, मैं व्यक्ति के लिए पढ़ता हूं। अगर व्यक्ति अच्छा हमने चुनना सीख लिया तो जितने भी दल हैं वो अच्छे व्यक्तियों को टिकट देना सीख जाएंगे। इस बात की आप लोग केवल कल्पना करना, इस बात को आप लोग मानना। मैं उस उत्तर प्रदेश से आता हूं जहां पर मैंने परिवर्तन देखे। आप लोग इस बात से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक घटना घटी थी, किसान वाली, जो आप लोग सब जानते हैं। पूरे देश की राजनीति वहां पर आकर के रोई, बड़े बड़े मुख्यमंत्री आ गए प्रदेश में रोने के लिए। उसके ठीक अगले दिन एक और घटना घटती है श्रीनगर में, जहां पर एक स्कूल के अंदर आतंकवादी हमला होता है और आइडेंटिटी कार्ड देख देख करके हमारे कलेजों में सुराख किए जाते हैं। पूरे हिंदुस्तान से एक भी आंसू नहीं बहता। तब सौरभ सुमन को लगता है कि इस नासूर का उपचार होना चाहिए। सौरभ को उपचार पढ़ना चाहता है। प्रदेश में परिवर्तन देखे साहब, मैंने वो परिवर्तन क्या थे? जब हम लोग पहले टॉकीज में जाते थे मूवीज देखने के लिए तो राष्ट्रगान बजता था, हम उसके सम्मान में खड़े होते थे। कुछ लोग वहां पर बैठकर हमारी खिल्ली उड़ाते थे, देखो देशभक्त खड़े हैं, देखो राष्ट्रभक्त खड़े हैं। और साहब हम अपने परिवारों के साथ जाकर आंखें नीची करके वापस आ जाते थे। आज हमारा मुख्यमंत्री कहता है कि किसी के बाप में हिम्मत हो तो मां भारती का अपमान करके बताए, घरों पर बुलडोजर चढ़ा दिए जाएंगे, लेकिन आपको तमीज सिखा दी जाएगी कि मां भारती का सम्मान कैसे किया जाता है। तब ये 4 पंक्तियां देता हूं और आप लोगों को लगे कि सौरभ ने सही देखा है और सही महसूस किया है। और नासूर जो इस समय कश्मीर है उसका उपचार वही है जो सौरभ सुमन बोलता है। तब आप लोग मुझे अपनी तालियों से विदा करना, फिर दोबारा आऊंगा एक अलग कविता लेकर के। अब अनामिका को आमंत्रित करूंगा कि मुझे लगना चाहिए मैं उस उत्तर प्रदेश से हूं जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। जब उनको बजाने की कोई व्यवस्था मिली तो हमारे उत्तर प्रदेश में उन्होंने बांसुरी बजाई। फिर वो हरियाणा आए और उन्होंने बांस बजाया। तो मुझे लगना चाहिए कि मैं बांस बजाने वालों के बीच में खड़ा हूं। ये आखिरी पंक्तियां देकर के मंच मानता हूं सुनना कि राष्ट्रभक्ति के पृष्ठों से तुम नाम भले हटवा देना, राष्ट्रभक्ति के पृष्ठों से तुम नाम भले हटवा देना, मेरे जिस्म के टुकड़े चीलों कब्बों को पटवा देना। मैं कहता हूं एक बार कश्मीर भी दे दो योगी को, आतंकवाद यदि बचे तो मुझको इंचों में कटवा देना। मैं अनामिका को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और जितनी तालियां बज रही थी उसमें एक भी कम ना हो, उसमें और बढ़ा करके तालियां बजाएं। एक बार दोनों हाथ उठा करके तालियां बजा दें। अनामिका आए, एक भी सुनाए, 2 सुनाए, फिर मैं आऊंगा, फिर अनामिका आएंगे, आप कहीं नहीं जाएंगे। बाबूजी, भाई साहब एक चीज मैं निवेदन कर लूं आपसे, मुझे श्राप मिला हुआ, अगर कोई मुझे पूरा सुने बगैर जाता है तो मैं रात भर सपने में आके कविता सुनाता हूं। तो वहां क्यों बिगाड़ो ये भाई साहब कह रहे हैं नहीं मुझे दूसरे प्रोग्राम में जाना है। बधाई हो भाई साहब, आप एक ही रात में 2 आनंद ले रहे हैं। मतलब वो दूसरे कार्यक्रम मैं अनामिका को आमंत्रित करता हूँ। एक बार मैं चाहता हूँ पुनः माँ वीणा पाणी को नमन करती हूँ। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। जहाँ जहाँ तक मेरी नजर जा रही है
जहाँ जहाँ तक आप सब बैठे हैं, एक अनुरोध करती हूँ, कोई भी बात आपके हृदय के द्वार को दस्तक दे तो आपकी प्रतिक्रिया मुझ तक जरूर पहुँचे। हरियाणा में अक्सर आती हूँ और बहुत स्नेह लेकर के जाती हूँ। मैं बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ आदरणीय बंसल साहब का, जिन्होंने यहाँ उपस्थित कराया है। यह सोफा खाली है, आप चाहें तो यहाँ पर बैठ सकते हैं, एकदम मुझे सामने दिखाई नहीं देगी। वो तो दूसरे प्रोग्राम में गए। आइए अब थोड़ा ठीक है। मैं प्रारंभ होना चाहती हूँ। आप बस जहाँ आपका मन करे, जहाँ लगे कि बात अच्छी हो गई है, आपकी ताली, आपकी आह, आपकी वाह मुझ तक पहुँचती रहे। मैं 4-4 पंक्तियों से प्रारंभ करना चाहती हूँ। जो लोग खड़े हैं और बैठ सकते हैं, उनसे अनुरोध है कि वो बैठ जाए, और जिन्हें नहीं बैठना है वो बैठे। वो नहीं भी सुनेंगे तो भी मैं कुछ नहीं कर सकती। हालांकि मैं देख रही हूँ सीढ़ियों पर एक जोड़ा खड़ा है पुरुषों का, उस कोने में भी एक पुरुषों का जोड़ा खड़ा है। ये जोड़ा बैठा भी साथ है। मुझे पता नहीं था हरियाणा में पुरुष भी जोड़े से आते जाते हैं, बताया तो गया था मुझे। अच्छा, कुछ लोग बता भी रहे थे कि वो पिछले दिनों 370 हटा था, कुछ लोगों को 377 समझ में आएगी, धीरे धीरे सबको समझ में आएगी। मैं प्रारंभ होती हूँ, बस आपका मन मुझे मिलता रहे। कुछ अतिथिगण हमारे बीच आ रहे हैं, उनकी उपस्थिति हो रही है। मैं तो सच बता रही हूँ, जब तानसेन सुर साधा करते थे बंसल साहब, तो हिरण चले आते थे। अब मैंने सुर साधा है तो हिरण्यकश्यप चले आ रहे हैं। उनकी उपस्थिति को जोरदार तालियां। आइए आप लोग जल्दी से आ जाइए। यदि अतिथि है तो आगे की ओर आ जाइए, वरना पीछे काफी जगह खाली है। पधार हैं, आगे आ रहे हैं, अतिथि है संभवतः। आप लोग हाथ जोड़ के बैठ जाइए स्वागत करने। ये चलता रहेगा, मैं प्रारंभ। आइए, स्वागत है आपका। ये दायित्व तो मुझे मिला है मंच की ओर से स्वागत करने का। आप मंच पे आ जाइए। आ रहा हूँ, चिंता मत करें आप। नहीं, बैठे कि बैठ